नमस्कार दोस्तों। आज संवेदना का नया अंक लेकर मैं आपकी खिदमत में पुनः हाजिर हूँ। आज हमारी स्टूडियो में पधारे भी हैं श्री गिरीश चंद्र वर्मा जी, जो हर्बल लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं और खुद अपनी बॉडी को कैसे फिट रखते हैं, आज इस पर हम आपसे बात करेंगे। मैं आज का साक्षात्कार शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपका देना चाहूँगा। आपका जन्म 25 जून 1972 को श्री छत्तर वर्मा जी के घर में हुआ। आपकी माता जी का नाम भानुमती जी है। आपने 1988 में कृषक इंटर कॉलेज और बस्ती से आपने पास किया। इंटरमीडिएट आपने 1990 में सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज सिद्धार्थ नगर से पास किया। आप मूलतः बस्ती जनपद के रहने वाले हैं। आप वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में इंस्पेक्टर के पद पर खाद्य एवं रसद विभाग में आप पदस्थ हैं। तो वर्मा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आज संवेदना के अंकों में आपका साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा। कुछ प्रश्न हम आपसे करेंगे, जैसा कि आप हर्बल लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं और आप खुद अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे करता हूं कि हर्बल लाइफ क्लब क्या है, ये इसका उद्देश्य क्या है, क्लब बनाने का या क्लब क्या है, आप हमारे दर्शकों को समझाएं। हर्बल लाइफ क्लब के बारे में बता रहा हूँ कि हर्बल लाइफ का मतलब जीवन होता है और हर्बल का मतलब होता है वनस्पतियों से पैदा किया हुआ कोई खाने वाली चीज जो हमें न्यूट्रिशन देता हो। तो हर्बल लाइफ और क्लब का मतलब ये होता है कि एक तरह का रुचि रखने वाले जब लोग इकट्ठा होते कहीं पे उद्देश्य को लेकर के, तो क्लब होता है। तो हर्बल लाइफ क्लब है ये। और हर्बल लाइफ क्लब की शुरुआत वास्तव में अपने इंडिया से नहीं हुई थी, ये अमेरिका से हुई थी। और 1980 में मार्क ह्यूज सर, जो अमेरिका के रहने वाले थे, उनकी माता का नाम था जोएन। उनकी माता जी अब वो जो है मॉडलिंग करती थी लॉस एंजल्स में जी, और मॉडलिंग करती हुई भी उनका वजन ख्याल है लॉस एंजल्स जी। और मॉडलिंग करते करते ही वो फिट थी, लेकिन धीरे धीरे उनका वजन बढ़ता चला गया और वजन बढ़ता गया तो वजन के साथ साथ ढेर सारी उनको समस्याएं आने लगी। और समस्याएं जब आने लगी तो उन्होंने कई जगह दवा कराया, लेकिन उनकी ना तो समस्याएं जा रही थी, ना तो उनका वेट जा रहा था और दवाओं का डोज बढ़ता ही जा रहा था। और जब दवाओं का डोज बढ़ता गया तो जैसा कि कहावत है कि मोर मेडिसिन मोर कॉम्प्लिकेशन, तो अधिक दवाओं से उसका दुष्प्रभाव पड़ा, तमाम सारे साइड इफेक्ट हुए और वो गंभीर रूप से बीमार होती चली गई और वेट और बीमारियों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मार्क ह्यूज सर, जो उनके पुत्र थे, उनकी उम्र मात्र 18 साल थी और काफ़ी वो परेशान हुए और अकेलौते पुत्र थे। और उन्होंने देखा कि वजन से और स्वास्थ्य खराब होने से किसी की मृत्यु हो सकती है। तो एक ऐसा सदमा उनको लगा कि उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसी चीज़ की खोज करूंगा कि दुनिया में कोई वजन से और समस्याओं से ग्रसित हो तो उसको लाभ दे, मतलब कोई ऐसे जो है मृत्यु का शिकार न होने पाए। तो वही फाउंडर है, उन्होंने कुछ ऐसे वनस्पतियों से औषधियाँ तैयार किया, ऐसा खाद्य पदार्थ तैयार किया और कि वो जो है वेट पे बहुत अच्छा काम करना था। तो सबसे पहले उन्होंने जब बनाया न्यूट्रिशियन को, तो पहले तो वो एक अपने ट्रक पे लाद करके इधर उधर बेचते थे, मार्केटिंग करते थे, लेकिन उससे बहुत अच्छी उनकी बिक्री नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने बिक्री का भी एक सिस्टम बनाया कि कैसे कैसे इसको हम बेचेंगे तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो बिक्री का सिस्टम बनाया और उसको उन्होंने जिसे भी दिया उसको बहुत लाभ हुआ, क्योंकि हर्बल लाइफ की चीज़ें बहुत ही बहुत ही सात्विक हैं, बहुत ही शाकाहारी हैं, बहुत अच्छी हैं। आपको मैं बीच में रोकना चाहूँगा। क्लब क्या है ये? मैं देखता हूँ अक्सर सुनने में आता है कि हर्बल लाइफ क्लब से हम जुड़े हैं। ये क्लब क्या है और इस क्लब बनाने का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल कैसे सर, लोगों को लाभान्वित करता है क्लब? बिल्कुल सर, क्लब का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है, एक केंद्र ऐसा होता है जी, वहाँ पे कोई एक कोच होते हैं जो उसको हर्बल लाइफ क्लब को संचालित करते हैं, एक उसके कोई ओनर होते हैं और
वो है वहाँ पे जो भी अपने वजन से परेशान है वो वहाँ पे आते हैं। वजन में सर 3 पैरामीटर हैं। एक तो कोई ओवर वेट है जिसका वजन आइडियल पे लाना हो घटा करके, कोई बहुत दुबला पतला है, अंडर वेट है वो, और तीसरा जिसका वेट सही भी है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए, बरकरार रखने के लिए ट्रेन सिस्टम पे काम करता है। और जिसको भी इसमें इंटरेस्ट होता है वो उस क्लब में आता है, उस सेंटर पे आता है। इसकी कोई फीस भी निर्धारित है? बिल्कुल सर, इसकी फीस है, बिल्कुल ये एक हर्बलाइफ कंपनी है तो कंपनी की एक फीस निर्धारित है और फीस उसको पे करना पड़ता है। फीस पे करने के बाद ही क्लब की मेंबरशिप मिल पाती है और उस मेंबरशिप को लेने के बाद में वहाँ पे बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल दिया जाता है। जैसे सुबह का जगना है, मॉर्निंग की एक्सरसाइज है जो आमतौर पे लोगों की लाइफ में नहीं हो पाता है, वहाँ की रोज की मॉर्निंग की एक्सरसाइज मिल जाती है और एक शानदार न्यूट्रिशन मिल जाता है जो बिल्कुल हर्बल होता है, बहुत बढ़िया होता है, जो अन्य जगहों पे नहीं मिल पाता है। वो हमको वहाँ पे न्यूट्रिशन मिल जाता है, मॉर्निंग का नाश्ता मिल जाता है, चाय की जगह पे हमको एक वहाँ पे एफ्रेश मिल जाता है जो चाय का ऑब्जेक्ट है। इस तरह से मॉर्निंग का बहुत अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत होता है और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लाभ मिलता है। जी, मतलब इसका उद्देश्य है लोगों को फिट रखना। बिल्कुल सर, ये दुनिया के सर दुनिया के 96 कंट्रीज में इसका इस्तेमाल हो रहा है और करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे 44 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, 44 लाख लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं भी बहुत ही अस्वस्थ रहा करता था लेकिन मैंने इसका बहुत अच्छा लाभ उठाया। बहुत अच्छा। और एक प्रश्न है वर्मा जी कि आहार विहार से संबंधित बीमारियां कौन सी हैं जिन पर आपका हर्बल लाइफ भी कार्य करता है? जी, वास्तव में अगर देखा जाए तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो व्यक्ति खुद पैदा करता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने में उसकी कोई कमी नहीं होती है। अगर उसकी माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ ही पैदा होता है, लेकिन बच्चा स्वस्थ पैदा होने के बाद में वह अस्वस्थ कैसे हो जाता है, वो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार। शुरुआत में तो उसके पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, बाद में बड़ा तो खुद जिम्मेदार होता है। और हमारे जो स्वास्थ्य वास्तु में हमारे आहार और विहार पे ही वो जुड़ा है, वो उसी पे आधारित है। आहार की माने तो हम जो लेते हैं, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। एक निर्धारित मात्रा में हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, विटामिन की होती है, मिनरल्स की होती है, एक पानी की जरूरत होती है एक निर्धारित मात्रा में, लेकिन हम अनजाने में हम उसको नहीं ले पाते हैं। तो आहार खराब होता है तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और विहार की बात करें तो जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटीज है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लाइफ स्टाइल कह सकते हैं कि हम सोते कितने बजे हैं, जगते कितने बजे हैं, खाना कितने बजे खाते हैं, पानी कितने बजे पीते हैं, सबकी टाइमिंग है। क्योंकि आजकल सुनने में आता है कि लाइफ स्टाइल बीमारियां बढ़ती जा रही है और नवयुवकों को भी अपनी चपेट में ले रही है। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए इधर कुछ सालों से, विगत 10, 15, 20 सालों से अगर कौन सी बीमारियां हैं जो लाइफ स्टाइल से हमारे जीवन पर? सर मैक्सिमम जो बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल सही होती हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज पेट में तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। किसी को गैस बनना है, किसी को कब्ज बनना है, किसी को पेन है, और आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है फैटी लीवर हो जा रहा है। ये पहली बीमारी नहीं हुआ करती थी, भी जल्दी आई है। ये समस्या आ रही है तो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से आ रही है। जो ट्रेंड है हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक, ये भी तो युवाओं में बढ़ता जा रहा है। नाम देखे होंगे जो काफी मोस्ट पॉपुलर थे, परिचित थे सब। इधर कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो जो दवाओं का कारोबार है उसमें जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं उन दवाओं का कारोबार बहुत तेज गति से बढ़ा है। और वास्तव में जो हार्ट की समस्या आ रही है वो वास्तव में पेट संबंधी समस्याओं की वजह से ही आ रही है। हमारा आहार विहार खराब हो रहा है, इसी वजह से समस्याएं हार्ट की भी आ रही है। आए दिन शुगर की बीमारियां बहुत सारी निकल गई हैं, ब्लड प्रेशर किसी का लो हाई रहता है, थायराइड महिलाओं में मैक्सिमम मिल जाता है कि थायराइड उनका बढ़ गया है। अभी देखिए सौरभ गांगुली हार्ट अटैक जी, इधर एक जो हमारे कानपुर के बड़े हास्य अभिनेता थे जी श्रीवास्तव जी, उनको हो गया और जान भी चली गई। ऐसे जो टीवी के कलाकार थे सिद्धार्थ शुक्ला, उनको भी ऐसे ही हुआ। जी, ये सब अभी 60 से कम उम्र के लोग हैं जिनको की हार्ट की बीमारी थी। तो क्या कारण है ये हार्ट की बीमारियां 60 से कम के जो लोग हैं, 40 से 60 के बीच में लोग हैं या 30 से 40 के बीच में लोग हैं, इसकी चपेट में आते जा रहे हैं? बिल्कुल लाइफ स्टाइल और खान पान ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो हार्ट की समस्याएं हैं वास्तव में जुड़ी हुई हमारे आहार विहार से ही जुड़ी हुई है।
हमारी लाइफ स्टाइल से ही जरूरी है। फैट, लोग फैट ले रहे हैं क्योंकि बिल्कुल फैट ले रहे हैं। हमारा तो फिजिकल वर्क तो है नहीं इस समय, जो भी शहर में रह रहे हैं। अब तो गांव में भी यंत्रीकरण हो गया, कृषि का भी। बिल्कुल सर, बीमारियां आने का एक बड़ा ब्लॉकेज है और बीमारियां बढ़ने का मेन कारण तो ये है कि हमारा खान पान चेंज हुआ है और हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। चेंज का मतलब खराब हुई है। आज के अगर 15-20 साल पहले देखा जाए तो जिस तरह से हम आटा खाते थे तो हमारे घर में आटा चक्की हाथ से होती थी, महिलाएं बनाती थी, वो बिल्कुल सही होता था। खेतों में गोबर पड़ता था, गोबर की खाद, तो वो कुछ और बात होती थी। महिलाएं मेहनत करती थी, पुरुष भी मेहनत करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ी है तो निश्चित रूप से जो अनाज का उत्पादन है उसको बढ़ाने का प्रयास हुआ है और अनाज का उत्पादन बढ़ा है। दो बीमारियां इसमें मुख्य रूप से, एक तो शुगर और एक हार्ट अटैक, ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर भी हैं और ये दोनों युवाओं में देखने को मिल रही है। तो क्या हर्बल लाइफ कुछ ऐसा करता है, इन दोनों बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। खैर, अब बीमारियों की एक सीमा होती है, ये बीमारियों पे बहुत काम नहीं करता है। ये हर्बल लाइफ में कभी किसी बीमारी को पता करने या ठीक करने का दावा नहीं किया था, क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं होते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान, क्योंकि दोनों लाइफ स्टाइल से बीमारियां बढ़ती जाए, डॉक्टरों का जैसा कहना है। बिल्कुल। क्या हर्बल लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे इन पर रोक लगे? बिल्कुल एक्टिविटी होती है। तो मॉर्निंग का एक्सरसाइज अगर रोज नित्य रूप से अगर कोई भी व्यक्ति मॉर्निंग में उठने का टाइम बना ले, प्रातः 4 बजे के आसपास उठ जाता हो, एक्सरसाइज कर लेता हो, पानी का इंटेक अच्छे से कर लेता हो, तो शुगर जैसी बीमारी या ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारी या हार्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आने की संभावना नहीं रहेगी। अगर उसको है भी तो धीरे धीरे उसको राहत मिल सकता है, क्योंकि पूरे स्वास्थ्य पे काम करता है। बीमारियों की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीमारियों को ठीक करने का, पता करने का काम डॉक्टर्स करते हैं और डॉक्टर्स बहुत अमेजिंग होते हैं। डॉक्टर्स को तो भगवान का दूसरा रूप दिया गया है और वास्तव में डॉक्टर बचने के उपाय क्या है? बिल्कुल बहुत जरूरी है लाइफ स्टाइल सही रखना और सही न्यूट्रिशन लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के युवाओं को अगर देखा जाए तो युवा जब मार्केट में निकल रहे हैं तो मार्केट में जो हमारी स्ट्रीट फूड है या खाने में तमाम प्रकार के बदलाव हुए हैं, नई नई चीज़ें आई हैं जो तमाम ऐसी चीज़ों से बनी हुई हैं, ऐसे ऑयल से बना हुआ है जो नुकसान कर रहा है। काफ़ी ऑयली चीज़ें, लोग फ्राई वाली चीज़ें, डीप फ्राई की चीज़ें लोग खा रहे हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें लोग खा रहे हैं, उल्टा सीधा देर सवेर खा रहे हैं। तो युवा हमारे रात में टहलने निकलते हैं तो देर से कुछ भी खा के घर आ रहे हैं। तो बिल्कुल उम्र का कोई क्लियर नहीं है कि इस उम्र में ये समस्या नहीं आ सकती है। आप देखते होंगे कि तमाम युवाओं को भी तमाम सारी समस्याएं आ जा रही हैं। तो शरीर होता है, कोई भी उम्र हो, युवाओं को भी समस्याएं आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने लाइफ स्टाइल और खान पान को सही रखा जाए। जी बिल्कुल। और आपको देखने से बिल्कुल आपकी बॉडी फिट लगती है, तो आपकी दिनचर्या क्या है? आप कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? अब बिल्कुल मेरा स्वास्थ्य पहले सही नहीं रहा करता था, लेकिन हर्बल लाइफ को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वहाँ आने के बाद मेरा सही हुआ, मेरा स्वास्थ्य सही हुआ, मेरी बॉडी सही हुआ, मेरा वजन थोड़ा से बढ़ा हुआ था, मेरा जो टमी पोर्शन है थोड़ा सा निकला हुआ था और बड़ा खराब होता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में जो वजन पे मेन काम तो वजन पे ही किया जाता है। वजन मेरा 10 किलोग्राम लॉस हुआ है और मेरा जो टमी पोर्शन था वो खत्म हुआ है, बॉडी के शेप सही हुआ है, साइज सही हुआ है और मुझे कई प्रकार की जो हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारे ठीक हो गए हैं। उसका मेन कारण ये है कि हमारी दिनचर्या सही हुई और लाइफ स्टाइल सही हुई और हमारे रूटीन में हमारा एक्सरसाइज शामिल हुआ। पहले हमारे लाइफ में एक्सरसाइज नहीं हुआ करता था। अच्छा, मैं जानता तो था कि एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, लेकिन एक शुद्ध गाइडेंस जिसे हम नहीं था, क्योंकि कोई कोच, कोई गुरु, कोई बताने वाला नहीं ऐसा था। बहुत सारी जानकारी हमारे गूगल पे है, किताबों में, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हर्बल लाइफ में यही खासियत है कि यहाँ पे अगर कोई मन से लग गया तो चूंकि यहाँ पे कोच होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं, जो लाइफ स्टाइल पे, न्यूट्रिशन पे ही काम करते हैं। बीमारियों की बात नहीं की जाती क्योंकि बीमारियों का काम जाता होता है। लेकिन हर्बल लाइफ में बिल्कुल न्यूट्रिशन और जो लाइफ स्टाइल है सही करके मैं अपने आप को फिट कर पाया हूँ और मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। मेरी बॉडी हल्की है, आइडियल वेट जो मेरा होना चाहिए वो है। और बहुत अच्छी बात है कि मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आज के डेट में तो हर घरों में कोई ना कोई मेडिसिन आ रहा है। बहुत कम ही परिवार ऐसे होंगे जहाँ मेडिसिन ना आता हो। अगर मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता तो मैं भी अपने आप को अच्छा समझता हूँ और मेरा वेट बिल्कुल आइडियल है। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है। दिनचर्या क्या
दिनचर्या से उठते हैं, फिर क्या करते हैं? दिनचर्या कितने बजे सर, ऑफिस? सुबह मैं 4:30 के आसपास में प्रतिदिन मैं जग जाता हूँ। जी बिल्कुल कुछ जगाता नहीं है, मैं खुद जग जाता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट हो गई है। उसके बाद मैं सो ही नहीं सकता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है। सबसे पहला काम मैं गुनगुना पानी पीता हूँ 1 लीटर के आसपास। बिल्कुल 1 लीटर गुनगुना पानी खाली पेट में पीता हूँ। और रात में सोने के पहले मैं ब्रश कर लेता हूँ ताकि मेरे दांत और मुंह साफ रहें, ताकि मॉर्निंग में हम जो है खाली ऐसे ही डायरेक्ट पानी पी सकें। तो गुनगुना पानी पीता हूँ। फिर जो हर्बलाइफ का एक एफ्रेश पाउडर है, उसको 1 चम्मच 1 गिलास में लेना होता है, उसको लेता हूँ। इसके बाद मेरा जो 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो नाश्ता होना चाहिए किसी व्यक्ति का, जो साइंस वेस्ट पे है कि नाश्ता सुबह 8 से 9 के बीच में होना चाहिए, या दिन होने के 2.5 घंटे के अंदर नाश्ता हो जाना चाहिए। तो उस टाइम में अपना नाश्ता ले लेता हूँ। जो खाने का समय होता है वो वास्तव में जो हमारा बिल्कुल, जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है, तापमान बिल्कुल चरम पे होता है, तो उस समय हमारी पाचन क्रिया भी चरम पे होती है। तो खाना हमारा है लंच है, दोपहर का खाना, उसको खाना खाने का जो वास्तव में सही टाइम है वो दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। और मैं उसी टाइम में लंच लेता हूँ। मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाता। मैं अगर अपने ऑफिस से जाता हूँ तो मैं टिफिन लेके जाता हूँ, अपने घर का बना हुआ ही खाना नहीं खाता हूँ। शाम को कोई नाश्ता में उल्टी सीधी चीज़ें नहीं लेता हूँ। मैं फल लेने की कोशिश करता हूँ, जो खासतौर पर सीजनल फल है वो लेता हूँ, या भुना चना लेता हूँ। और जो डिनर होता है, डिनर को बिल्कुल लाइट रखा जाता है। जितना हल्का से हल्का डिनर होता है उतना अच्छा होता है। तो मैं रात का खाना बहुत ही हल्का रखता हूँ ताकि रात में हमारी बॉडी जो हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाता है। तो इससे हमारे शरीर पे अच्छा काम न्यूट्रिशन करता है। तो ये मेरी दिनचर्या है जिसकी वजह से मैं बहुत ही स्वस्थ महसूस करता हूँ। और अगला प्रश्न आपसे है कि जैसे आजकल चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी, बहुत उसके पास तनाव है, बहुत काम होने की वजह से तनावग्रस्त रहता है, जिसके कारण से तमाम बीमारियां घर कर जाती हैं। तो आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखते हैं, या वो कर्मचारी कैसे स्वस्थ रखे खुद को, क्या करेंगे कि तनाव से मुक्त रहे और स्वस्थ भी रहे? बिल्कुल सर, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो या किसी भी प्रोफेशन में, तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी सेहत है। बिल्कुल। अगर उसकी सेहत सही है तो वो काम अच्छे से वो परफॉर्म कर सकता है। अगर सेहत नहीं सही है तो नहीं कर सकता है। सरकारी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सबसे ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य को सही रखें, अपनी दिनचर्या को सही रखें, क्या खा रहा है क्या पी रहा है उसको सही रखें। दफ्तरों में क्या होता है, अक्सर लोग चाय पीते रहते हैं या समोसा पकौड़ी या ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें लोग खाते पीते रहते हैं जो नुकसान करता है। और सरकारी जो एम्प्लॉई है बहुत ज़रूरी है कि अपने समय का पंचुएट हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। जो लोग बहुत अपने आप को व्यस्त महसूस करते हैं, मैं भी रहा करता था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अगर हम अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। हमें अपने निजी कामों को, अपने घर के कामों को देखते हुए अपने ऑफिस के कामों को समय से हमें निपटाना होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पंक्चुअल बने और जो भी हमारे ऑफिसर हैं सबके साथ अच्छे रिलेशन हो, ओबीडियंट बने, अपने सभी जो भी कलीग्स हैं, जो ऑफिस स्टाफ है, सबके साथ एक आपसी संबंध अच्छा हो, मानवतापूर्ण व्यवहार हो। एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट जिनका सीट वर्क है, जरूरी है कि लगातार सीट पे बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए। अगर सीट वर्क है तो थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट भी कुछ देर के बाद 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार बैठने से भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तो ये जरूरी है। और बाकी जो ऑफिस के रूल्स है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, फिर उसका तो पालन करना ही करना है। और मानवतापूर्वक काम करना चाहिए। जैसा अगर फील्ड का वर्क है तो भी मन में एक मानवतापूर्ण भावना होनी चाहिए, सहयोग। क्योंकि सरकारी कर्मचारी एक नौकर होता है, उसका नाम ही है सर्विस, वो सर्विस करता है। गवर्नमेंट जो भी नीतियां बनाती है, एक कर्मचारी उसकी सर्विस देने का काम करता है, जो जनता तक पहुंचती है। तमाम प्रकार के उसमें जो पोर्टफोलियो है, तमाम प्रकार की सीटें होती हैं। तो अपने काम को अच्छे से निपटाना है, लेकिन बहुत जरूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य को इस तनावपूर्ण माहौल में वो क्या करे कि स्वस्थ रहे, मतलब क्या खाए क्या ना खाए, क्या कार्य करे क्या ना करे, कुछ इसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल, खान पीन पे बहुत ही जरूरी है कि वो दोपहर का जो लंच होता है, क्योंकि अक्सर ऑफिस में तो लोग चाय कई बार पी लेते हैं, कुछ भी मंगा के खा लेते हैं। तो किन चीज़ों से बचेंगे? कौन से ऐसे फूड है जो मार्केट में है और लोग खाते हैं, चाहे कर्मचारी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अक्सर खाते हुए देखे जाते हैं। तो कौन से ऐसे फूड है जिनसे बचा जा सकता है? बिल्कुल सर, सबसे आवश्यक है कि जो खाना दोपहर का होता है, खाने को स्किप ना किया जाए। लोग क्या करते हैं, सुबह खाना खाए शाम को खाना खाए, जबकि खाने का वास्तविक टाइम दोपहर को होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर का खाना लेकर के जाए।
बाजार के खाने से बच सकते हैं। और ऑफिस में जो चाय की परंपरा है, ऑफिस के आप बहुत सारी जगहों पे चाय पीते हैं, एक बड़ी गंभीर समस्या है होती है चाय जहाँ भी कहीं भी एक सामाजिक एक बन गया है कि एक सत्कार लोग करते हैं चाय से। तो अभी चूंकि एक रूटीन में चाय भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल सर, चाय पीना अच्छा नहीं है। अब शरीर को एक कैफीन की निर्धारित मात्रा चाहिए। विकल्प फिर क्या है? अब चाय तो सर नहीं पीना चाहिए। अब चाय के जगह पे वैसे तो हर्बल लाइफ ने तो अपना दे रखा है एयर फ्रेश। अगर कोई हर्बल लाइफ को ज्वाइन करता है तो उसमें तो शानदार उसका एक ऑप्शन मिल गया है। अगर हर्बल लाइफ नहीं ज्वाइन किए हैं तो निश्चित रूप से हमें चाय से बचना चाहिए। चाय के जगह पे आप पानी ले लिया करें तो अच्छा है, चाय लेने की जरूरत है। या उसे आप ग्रीन टी या तमाम ऐसे विकल्प को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये जो चाय सफ़ेद चाय है, खूब पकी हुई चाय है, इससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। वो पानी पिए, वो अपने नाश्ते में, उस शाम का जो नाश्ता है फल का इंतजाम करें या भुना चना। नाश्ते में एक जो भुना चना होता है वो छिलके से, बहुत लोग क्या करते हैं चने को खाते हैं तो ऊपर का छिलका उतार देते हैं, वो पीला पार्ट है उसको खा लेते हैं स्वाद के लिए, क्योंकि स्वाद के पीछे ना भागे। नहीं, वो छिलका वो स्वाद में तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन वास्तव में फाइबर होता है बहुत सारे उसमें, फोलिक एसिड वगैरह उसी में। बिल्कुल सर, फोलिक एसिड होता है। और भुना चना नाश्ते में मिलना चाहिए। और सरकारी कर्मचारी को फिट रहना है तो बाहर की चीज़ों से बचना चाहिए और समय से आना, समय से जाना जरूरी है। अगर समय का भी ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सेहत में नुकसान करेगा। अगला प्रश्न आपसे है, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी जो है वो इलाज से बेहतर है, आपका क्या दृष्टिकोण है? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है कि सावधानी इलाज के पहले होनी चाहिए। सावधानी ना बरतने की वजह है ना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, एक कहावत है। तो अगर लोग पहले से सावधान हैं तो फिर समस्या आएगी ही नहीं। लेकिन है क्या, हम जिस समाज में रहते हैं हम एक दूसरे की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। लोग क्या खा रहे हैं हम भी वही खा लेते हैं। ये परंपराएं बनी हुई हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से सचेत रहना है। ये नहीं कि जब हम बीमार हो गए तब तो मजबूरी है, तब तो हॉस्पिटल जाएंगे, कहीं भी जाना ही जाना है। इसको हम अभी कोरोना महामारी को हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा 2020 में 21 में। इसके संदर्भ में हम देखें कि अभी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तमाम बातें की जा रही थी कि जिससे यदि वो कोरोना का वायरस हमला करता है तो हम अंदर से मजबूत रहें और हमारे ऊपर उसका प्रभाव ही ना पड़े। तो इस संदर्भ में आप क्या कहें, कोरोना के संदर्भ में क्या कुछ इसमें आपके हर्बल लाइफ में होता है? बिल्कुल सर, कोरोना आया, लोगों को कुछ ध्यान दे गया और इम्यूनिटी के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन इम्यूनिटी के बारे में खूब अच्छे से जान गए। तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ लोग लेना शुरू कर दिए। ऐसा समय आया कि लोगों को सिखा दिया। संतरे का तो भाव ही 200 के ऊपर पहुंच गया था। बिल्कुल सर, उसमें जी पाई जाती है। जी जी, डिमांड बढ़ गई तो उसका भाव भी आगे बढ़ गया, ऐसा तो होता ही है। तो वास्तव में कोरोना ने सिखाया है। और अब वास्तव में कोरोना के बाद का जो समय है, कोरोना नहीं भी है, लोगों ने उस समय सीखा है और आज लोग जो है सचेत हुए हैं। आगे चल के क्या होगा मुझे नहीं पता, मानव की प्रवृत्ति कभी कभी धीरे हो जाते हैं लोग। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ है ना इसमें कि कुछ भी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हर्बल लाइफ में तो इम्यूनिटी बूस्टर नाम का एक सप्लीमेंट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर किसी की कमजोर हो तो उसको ले सकता है। और इम्यूनिटी हमारी वीक क्यों होती है, हमारे वो भी आहार विहार से ही जुड़ा हुआ है। प्रकृति मुझे देती है, लेकिन हम प्रकृति के खिलाफ जा करके अपनी इम्यूनिटी को हम खराब कर देते हैं। इम्यूनिटी जो हमारी वीक होती है तो तमाम प्रकार की समस्याएं, तमाम प्रकार के रोगाणु हमारे ऊपर हमला करते हैं और तमाम प्रकार की समस्याएं, तमाम प्रकार की बीमारियां हमको हो जाती हैं। तो इम्यूनिटी के लिए यहाँ पे इम्यूनिटी का मतलब वो भी एक स्वास्थ्य का ही एक हिस्सा है। हमारी कमजोरी, हमारी वीकनेस, ये वीकनेस बिल्कुल, शरीर तो खुद एक डॉक्टर है। इम्यूनिटी यदि हमारी मजबूत है जी, शरीर तो खुद लोगों को ठीक करने का प्रयास करता है। इम्यूनिटी यदि कमजोर है तो फिर आसानी से लोग जाते नहीं है, बीमारियां भी बेअसर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शरीर में डॉक्टर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर बहुत है। हाँ, शिक्षा प्रणाली और तमाम ऐसे सिस्टम हैं जो बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं और उसे बचा लेते हैं। हम गलत चीज़ खाना चाहें तो मेरी जीभ उसको रोक देती है। गलत चीज़ अगर हम सांस लेना चाहें तो वो सांस नहीं ले सकते। तमाम सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन वही है ना कि ये प्रकृति की बनाई हुई हमारी शरीर है। ये बहुत ही अद्भुत है। शरीर का जो मैकेनिज्म है अंदर का बहुत ही अद्भुत है। और प्रकृति जी, और हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए। जैसे हम प्रकृति के खिलाफ गए, हमारे शरीर भी प्राकृतिक है,
हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना। अगर प्रकृति के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी सही रहेगी, मजबूत होगी और हम तमाम रोगों बीमारियों से बचे रहेंगे। अच्छा, रोग जब आता है तो आदमी को क्या होता है? दुख होता है। बिल्कुल सर, देखिए स्वास्थ्य का निशानी में आपका स्वस्थ व्यक्ति किसे कह सकते हैं, इसके कुछ पैरामीटर हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्वस्थ व्यक्ति की निशानी क्या है, कैसे कह दें कि हम स्वस्थ हैं। खाली बिल्कुल ये खाली अगर रोग रहित हैं तो इसको हम पूर्ण स्वस्थ नहीं मान सकते। स्वस्थ होने का जो पहला पैमाना है, सबसे बड़ा पैमाना, वो है हमारा पेट साफ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो वेट है वो आइडियल है, हम आइडियल के आसपास हो, आइडियल हो। तीसरी चीज है कि हमें अच्छी से भूख लगती हो। चौथी चीज है कि हमारी स्किन अच्छी हो, स्किन पे कोई पिंपल्स, दाग, धब्बे यानी कोई समस्या नहीं। इसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें आलस्य ना आता हो। और एक लास्ट में हाँ सोते रहे, एक्टिव मोड में हो, आलस्य नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट चीज है कि हम सुख का अनुभव करते हैं। अगर ये चीजें हैं, आठ ये पैरामीटर हैं, अगर ये 8 पैरामीटर हमारे पास है तो हम स्वस्थ हैं। ये स्वस्थ होने की निशानी है कि अगर ये 8 पैरामीटर में कोई भी पैरामीटर के अगर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो स्वस्थ नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न है, दुख और सुख की परिभाषा क्या है? दुख और सुख देखा जाए तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं सर। बिल्कुल, अगर सुख के बिना दुख अधूरा है, दुख के बिना सुख अधूरा है। खाली सुख रहेगा तो सुख का फिर महत्व नहीं रहेगा, उसका अनुभव नहीं रह जाएगा। इसलिए दुख सुख दोनों होता है और दोनों ऐसे आते रहते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए दुख होता क्यों है, तो मेरे ख्याल से दुख उसे कहते हैं ऐसी कोई परिस्थिति जो हमारे अनुकूल ना हो, मन के अनुकूल, हमारे मन के अनुकूल ना हो, उससे हमें वो हमें दुखी कर देता है। दुख वेदना, बिल्कुल दुख की वेदना होती है। और अगर हमारी वो अनुकूल है, मनोनुकूल है, मन के अनुकूल है, बिल्कुल सर, अगर वो मन के अनुकूल है तो हम सुख का अनुभूति करते हैं। दुख सुख कोई ऐसी चीज नहीं है, एक परिस्थिति है, मनोस्थिति दशा है, मन की एक दशा है, बस एक मनोस्थिति है, मन की एक अवस्था है। हम उसको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर से कहने मतलब ये बाहर से नहीं आती है, ये हमारे अंदर ही पैदा होती है। बिल्कुल, ये हम सोचते क्या पाकर जन्म लेती है, दुख की भी भावना और सुख की भावना, यही बिल्कुल सर। और कुछ अपेक्षाएं ऐसी होती हैं, अगर किसी को सुखी रहना चाहता है तो जरूरी है अपनी अपेक्षाओं पे काबू रखें। और जो बाहर की चीजें हैं, 2 चीजें ना, एक अंदर की बातें कुछ हम सोचते हैं जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। एक बाहर की चीजें हैं जो फिजिकल चीजें हैं, भौतिकवादी चीजें हैं। भौतिकवादी चीजों की बहुत इच्छा रखना, बहुत बढ़ावा करना, ये सब दुख का कारण, क्योंकि उसके जाने का एक खतरा बढ़ जाता है। तो कहने का हम उसको लेकर के दुखी भी हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा चीज़ है कि लोगों के साथ अच्छा कोई व्यवहार करता हो, अपनी इच्छाएं सीमित है। कहावत है कि साईं उतना दीजिए जाने कि तुम समय, मैं नहीं भूखा ना रहूं, साल में भूखा रहूं, महात्मा कबीर जी कहते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर किसी के पास काम भर की चीज़ें हैं तो वो व्यक्ति क्या है, दुख की संभावनाएं कम रहती हैं उसके पास। और अगर उसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है तो फिर वो दुखी रहेगा। और बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी के प्रति नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी को हम सताने की भावना रखते हैं, किसी को नीचा दिखाने की भावना रखते हैं, अगर ये सब करते हैं तो फिर हम सुखी का मतलब सुख रहना है तो सुख को बांटिए, सुख को महसूस करिए तो सुखी रह सकते हैं। और बाकी सब सुख और दुख दोनों जिंदगी के पहलू हैं और दोनों जिंदगी में आना चाहिए। निश्चित रूप से दुख अगर आता है, दुख चला जाता है और दुख के जाने के बाद सुख आता ही आता है। और क्षणिक वेदना है, बिल्कुल, और समय की अनुभूति बहुत अच्छी होती है। इसलिए दुख अगर आता है तो किसी व्यक्ति को संयम में रहना चाहिए। और अगर दुख आया तो ये जान लीजिए कि दुख आया तो दुख जाएगा। और दुख सर बहुत कुछ चीजें सिखा के दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि अगर दुख आता है तो व्यक्ति विनम्र होता चला जाता है। वो जो है तमाम प्रकार की अच्छाइयाँ उसके अंदर आने। आपने कबीर का दोहा सुनाया कि साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा रहे। कबीर साहब ये भी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे। बिल्कुल सर, अभी आपने इसके पहले जो सवाल किया था कि व्यक्ति कैसे वो पहले से सचेत रहे, तो बिल्कुल ये दोहा बिल्कुल सटीक बैठता है कि अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख का है तो। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
पहले से हमें सचेत रहना है, पहले से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न, जैसे कि भगवान बुद्ध भी कहा करते थे कि ये दुनिया दुख में है, संसार दुख में है, तो क्या संसार वास्तव में दुख में है? सुख क्या प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल, सुख और दुख से दोनों चीजें जिंदगी में होती है, और संसार में बहुत सारे लोग हैं, सुखी हैं, दुखी हैं। ये एक मनोदशा है। इस संसार में बहुत सारे लोग सुखी लोग भी हैं जो सुख का अनुभूति करते हैं, उनके पास बहुत सारी भौतिक चीजें नहीं है लेकिन वो सुखी महसूस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुख हमेशा अपने आप को दुखी ही महसूस करते हैं। तो अब अपने अगर देखा जाए तो अब पूरी दुनिया में तो सैकड़ों देश हैं। अगर देखा जाए अगर एक रैंकिंग मैंने देखा था किसी वेबसाइट पे, कोई सरकारी आंकड़ा ही था, उसमें देखा था कि दुनिया का जो सबसे जो सुखमय देश है, सुख को महसूस करने वाला देश है, वो फिनलैंड है। जी। और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर, जी, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करो, देखा था। और उसके आगे पीछे और भी कुछ है, नॉर्वे इस टाइप के और भी कुछ और देश है, लेकिन फिनलैंड सबसे टॉप पे है। और फिनलैंड के बारे में एक चीज मैं ध्यान से मैंने सुना है, जबकि बहुत छोटा सा देश है फिनलैंड, बहुत छोटा देश है, लेकिन एक बहुत उल्लेखनीय बात वहाँ पे मैं देखता हूँ फिनलैंड के बारे में कि वहाँ पे जो लोगों की इनकम है, चाहे वो किसी भी जॉब में इनकम है, उसमें इनइक्वलिटी नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है तो कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है, ऐसा नहीं। कोई 10,000 कमा रहा है तो कोई 9 तो कोई 11। आर्थिक विषमता की खाई ज्यादा गहरी नहीं है। आर्थिक विषमता वहाँ पे नहीं है। और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी देश को सुख या दुख बनाने या उसको अनुभूत करने का प्रयास करते हैं। खैर, अपना देश अगर भारत देखा जाए तो इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है। कुल 136 देशों की रैंकिंग में 126वें नंबर पे अपना देश आता है। ये बहुत नीचे आता है, जबकि हमारे देश में संसाधन है, यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे पास है, नहीं आ पाते हैं। अब कुछ ऐसे इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो देश को सुखी या डिपेंड होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है सर अत्याचार और अन्याय। अगर किसी भी कंट्री में है तो सुखी या दुखी तो साधारण होता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे अत्याचार हैं, बहुत सारे अन्याय होते हैं, बहुत सारे कोर्ट में देखिए तो कितनी फाइलें होती हैं, कितने केसेस दाखिल होते हैं, और कितने सारे अन्याय अत्याचार ऐसे होते हैं लोग उसको 5-6 करोड़ तो पेंडेंसी कोर्ट में भी। हाँ, पेंडेंसी है सर, और उसको खैर निपटाने के लिए सरकार प्रयास करती है। और तमाम ऐसे अन्याय अत्याचार होते हैं कि लोग उसको बोलते ही नहीं, उसको सहने की आदत सी पड़ गई है। अत्याचार करने वाले की आदत पड़ गई है और सहने वाले की भी आदत पड़ रही है। और अगर अपने अंदर झांका जाए तो बहुत कम लोग ऐसे पाएंगे जो अत्याचार का शिकार ना हुए। यहाँ पे अत्याचार करने वाले लोग, अत्याचार सहने वाले लोग हैं, और निश्चित रूप से अगर अत्याचार जिस देश में है वहाँ लोग सुखी अपने आप को नहीं महसूस कर सकते। इसके अलावा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा पैमाना है। भ्रष्टाचार भी एक खून सा है जो खून में भी समा जाता है, एक प्रवृत्ति बन जाती है, वो है। जहाँ भ्रष्टाचार है वो भी बहुत सुखमय। स्वीकार्यता बढ़ गई है, स्वीकार्यता बढ़ गई। अब उस पर कोई चर्चा करना कुछ हाई नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग की आदत में है। तो इसको बहुत तो लोग बताते हैं इसका ये उपाय है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये वास्तव में हमारी आदत से हो गई, आदत को सुधारने में समय लगता है। तो ये है। इसके अलावा जो मानवता होता है, मानवता बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी को सुख की अनुभूति करने के लिए। अगर मानवता नहीं है तो सुखी नहीं रह सकते। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानवता की भावना होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो जीवन जीने के लिए आज़ादी होनी चाहिए कि आप क्या डिसीजन लेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं है, कोई और डिसीजन लेता है आपको ये करना, आप ये करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, वह व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं है, वो तमाम लोगों के दबाव में रहता है। इस वजह से भी वो अपने आप को सुखी नहीं महसूस करता है। इसके अलावा जो अपने देश की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बीमारियों से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुपोषण है, लाइफ स्टाइल यहाँ की बहुत गड़बड़ है। तमाम ऐसे कंट्री से तुलना की जाए जहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, जहाँ जितनी अच्छी लाइफ स्टाइल है सर, वहाँ उतने निरोगी लोग हैं, उतने स्वस्थ हैं, और निश्चित रूप से अगर स्वस्थ हैं तो सुखी होने की पूरी संभावना कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरे सुख है घर में माया। तो पहला सुख तो स्वास्थ्य है ही है, वो तो वो समझिए कि वो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, वो बहुत कुछ है। और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऊपर से हमारे यहाँ कैसा एक सामाजिक दबाव होता है। व्यक्ति जैसे पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है ना,
तो समाज की तमाम सारे रूढ़ियों से बना हुआ है और वो जब तक जीता है, हमारे यहाँ रूढ़ियाँ बड़ी समस्या है। सामाजिक दबाव, लोग अगर कोई डिसीजन ले लेना चाहें कि हम ये करना है तो कहेंगे फला फला क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता है। और सोशल प्रेशर की वजह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि लोग दबाव में रहते हैं, अच्छे निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा अगर जीडीपी देखा जाए, जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत मायने रखती है किसी भी देश को खुशहाल रहने के लिए। खैर अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन है क्या सर, अपने देश में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के पास उसका जो डिवाइडेशन है, उसकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ एक तरफ अगर अमीरों की सूची बनेगी तो अपने देश के लोगों का नाम आ जाएगा। आर्थिक संकेंद्रण यहाँ है, यानी इकोनॉमिक कंसंट्रेशन जी, और 5% के पास ज़्यादा संपत्ति है, 95% पास। बिल्कुल सर, एक आंकड़े में मैंने पढ़ा था कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति रखी, और एक बड़ा हिस्सा वो जो है शोषण का शिकार है, वो गरीबी का शिकार है, वो जो है अव्यवस्थाओं का शिकार है, उसके पास संसाधन नहीं है, मुश्किल से जीवन जी रहा है। एक बड़ी जनसंख्या हमारी ऐसी है, तो ये कारण है। अन्यथा अर्थव्यवस्था अपने देश की निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, टॉप 10 में देखा जाएगा तो इसका नाम आ जाएगा। लेकिन जो विसंगतियाँ हैं, विसंगतियों की वजह से अपने यहाँ हैप्पीनेस की थोड़ी समस्या है। लेकिन फिनलैंड की बात देखा जाए तो जितनी सारी पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, वहाँ के बारे में एक बात पढ़ रहा था फिनलैंड के बारे में, ये सारे पैरामीटर्स, चाहे वो लाइफ स्टाइल, स्वास्थ्य के बारे में, चाहे मानवता के बारे में, चाहे वो सोशल सपोर्ट के बारे में, चाहे अर्थव्यवस्था के बारे में, सारे पैमाने पे वो देश खड़ा है, इसलिए वो देश हैप्पीनेस इंडेक्स में उठ आते हैं। अच्छा, आपने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की। भारत का देखा जाए तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सुखी डिस्ट्रिक्ट है, वो ऐसा आंकड़ा आया कि सबका ध्यान आकर्षित किया। क्या आपको पता है? बिल्कुल सर, मैंने इस चीज़ को सुना हुआ है और ये बड़ा अच्छा है इस चीज़ को, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा सुखी लोग रहते हैं उस जिले में? जी जी जी, बिल्कुल कानपुर डिस्ट्रिक्ट है सर जी। मुझे भी इसकी जानकारी संयोग से है कि अपने भारत देश में जब इंडेक्स बनाया गया, क्या कारण हो सकता है कि कानपुर में सबसे ज़्यादा सुखी लोग इंडिया में? बिल्कुल सर, जो पैरामीटर्स बताए गए इन्हीं पैरामीटर्स में वही पैरामीटर्स लागू होते हैं, और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हम पे के वो जिला ही यूपी का है और हमने देश का एक जिला है, देश का एक हिस्सा है, तो ये वो इसके लिए हमें खुश होना चाहिए। हमें भी लखनऊ में बैठ कर के कानपुर हमारे पास में ही है और वहाँ के लोग इतने सुखी हैं कि जी इंडिया स्तर का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें प्रथम स्थान पर है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, सुख की तलाश करते करते जीवन का अंत दुख में होता है, ऐसा क्यों होता है? हम तलाश तो सुख की करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल सर, सुख और दुख की परिभाषा लोगों को नहीं पता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक सामाजिक परिवेश में जीते हैं। जब बच्चा पैदा हो, बच्चा बड़ा हो, तो एक उसको एक समाज मिलता है, एक परिवेश मिलता है और उसी में वो ढलता आगे चला जाता है। और तर्क होना चाहिए, तर्क बुद्धि होनी चाहिए और अध्ययन होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो व्यक्ति सुखी महसूस कर सकता है। लेकिन होता क्या है, जैसे व्यक्ति बड़ा हुआ तैसे संसाधनों में जुट गया, कैसे हमको परिवार चलाना है, कैसे हमको तरक्की करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमको महान बनाना है, ये सब चक्कर में इंसान शुरू से लग जाता है। बहुत सारी सामाजिक चीज़ें हैं, जो सामाजिक प्रेशर होता है कि आपको ये करना, ये नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, ये सब परिस्थितियाँ जो बन जाती हैं, तो व्यक्ति शुरू से ही एक दबाव में रहता है, एक डर में, एक दबाव में रहता है। और वो जो दबाव है वो हैरान परेशान कर देता है, वो दुखी कर देता है, वो उसका मन ही स्थिर नहीं है, वो मन में वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाता, असल में हैरान परेशान है वो। बुढ़ापा भी एक बीमारी मानी जाती है और बुढ़ापा से ज़्यादा दुख तो और किसी चीज़ में नहीं होता है। और जब बुढ़ापा आता है, उम्र की एक ऐसी अवस्था आती है कि हम धीरे धीरे, हमें तो लगता है कि हमारा जीवन बढ़ रहा है उम्र के साथ लगता है, लेकिन हमारा जीवन घटता जाता है। जब वृद्धावस्था आती है तो आदमी को ऐसा लगता है कि हम थोड़े दिन के मेहमान हैं, और फिर उसका अल्टीमेटली या अंततः उसके जीवन की समाप्ति दुख में ही होती है या दुख में होती है। उसके परिजन या जो भी होते हैं उनको दुख होता है। तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है? बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट होता है वो करना चाहिए।
और निश्चित रूप से हम बूढ़े हो जाएंगे, हर व्यक्ति की उम्र बढ़ती रहती है, जिसमें बच्चा पैदा होता है उम्र बढ़ती रहती है, और एक अवस्था आती है वृद्धावस्था, और निश्चित रूप से कि जो शरीर के हमारे कोशिकाएँ हैं वो धीरे धीरे शिथिल होती जाती हैं, हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि नई कोशिका जो पैदा होने की क्षमता वो शरीर खोती जाती है। खोती जाती है सर, निश्चित रूप से। और होता है ना जीन में टेलोमियर, जी इसके लिए वो जिम्मेदार है, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और फिर जो कोशिका हमारी नई कोशिकाएं बनती है वो फिर जो है कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल हमारे शरीर नई कोशिकाओं को जन्म नहीं देती है, जिसके कारण से फिर झुर्रियाँ और सब चीज़ें पड़ने लगती है, और शरीर जो कोशिका नहीं बनेगी तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिलेगी, इसलिए हम हताश और निराश होते जाते हैं, और ऊर्जा की कमी होती जाती है, और तमाम तरह की बीमारियाँ फिर आती है। फिर अल्टीमेटली ऐसे पत्ता पीला होता है, फिर एक झोंका आता है और टूट के गिर जाता है जमीन, उस स्थिति में हम पहुँच जाते हैं। अच्छा, आज का आदमी क्या सुखी है? नहीं है तो क्यों? बिल्कुल सर, वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि आज का आदमी है वो चूँकि जैसे आज का मतलब मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी में जी रहा है, रील बना रहा है, या व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, तो क्या ये वास्तव में सुखी है? देखिए, आज कोई का आदमी यही है। रील बना लेने से, व्हाट्सएप चलाने से ये कोई परमानेंट कोई सुख नहीं है, ये तो एक हैबिट है, वो पड़ जाता है तो उसमें इंसान तो सुखी रहता है, वो सुखी फील अपने आप को फील कर लेता है कि हम सुखी हैं, उसकी हैबिट बन जाती है। वास्तव में उससे सुख नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। और वास्तविक सुख अगर खोजना है तो वही बताया कि स्वास्थ्य पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो आज के डेट में लोग कम ध्यान दे रहे हैं। खैर, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि लोग फैशन की दुनिया को देख रहे हैं, लोग फैशन परस्त होते जा रहे हैं, वो नई नई चीजें वो अपनाते जा रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा या बुरा ऐसा लगता है क्या कि जो अपनी विरासत संस्कृति थी वो नष्ट होती जा रही है, और पश्चिम की जो विरासत संस्कृति वो हावी होती जा रही है, इससे भी क्या हमारे दुख सुख पर प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सीधा संबंध हमारे दुख और सुख से, बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य से, हमारे सुख से सीधा संबंध है। हमें अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं भूलना था, क्योंकि वो सही थी, वो स्वास्थ्यवर्धक थी, वो सुखवर्धक थी, हम उसको छोड़ रहे हैं। ये संस्कृति एक और सिखाती, मुझे याद आ रहा है कि ज़्यादातर मैंने लोगों के मुख से सुना है कि संतोषम परम सुखम। क्या ये आज के समय में तकनीकी नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट बात सर आपने, बहुत इम्पोर्टेंट आपने कहा है। कर लेने से क्या सुखी आदमी हो सकता है? बिल्कुल सर, संतोष से मुझे लगता है विकास की धारा अवरुद्ध होगी। अपनी इच्छाओं को सर जितना सीमित रखेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितनी अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाएंगे। इच्छाओं को सीमित करने से तो विकास भी तो प्रभावित होगा। बिल्कुल सर, होता है, और फिजिकल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम नहीं कहते कि आप सब कुछ बंद कर दिए, बस घर में बैठे रहिए और साथ, ऐसा नहीं है, लेकिन सर अगर संसाधनों से कह रहे हो, संसाधनों से सुख नहीं खरीदा जा सकता, आपका यह कहना? संसाधनों से सुख, वास्तविक सुख नहीं खरीदा जा सकता है, अगर संसाधन है, क्योंकि सुख एक मानसिक दशा है, मानसिक दशा। और सुख का एक सीधा संबंध है कि अगर हमारे पास कुछ भौतिक चीजें हो गई हैं, मान लीजिए मैंने अपने कमरे में AC लगवा लिया, गाड़ी खरीद लिया, बड़ा बंगला बना लिया, बड़ा ऐश्वर्य हो गया, कुछ भी हो गया, बेचा जाए तो फिर तो इस अगर ऐसा होता है तो बहुत जरूरी है कि उसको कैसे उपयोग करना है, ये ध्यान रखना जरूरी है। आमतौर पे होता क्या है, किसी के पास कोई चीज़ हो गया तो उसे घमंड हो जाता है, और वो बड़ा ही नुकसानदायक है, वो दुख का कारण बन सकता है। तो जरूरी है इस्तेमाल करिए, निश्चित रूप से आगे बढ़िए, बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल करिए, लेकिन मानवतापूर्ण होना चाहिए, मानव के विकास, मानव के उपयोग के लिए होना चाहिए, और अपने घमंड को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल विनयशील होना चाहिए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। विद्या में विनय प्रदान। बिल्कुल, इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम भौतिक चीज़ों, हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो सही है, गलत है, क्योंकि विकास का एक क्रम है, संसाधन जो आए हैं वो विकास। मतलब आपकी नजर में संतोषम परम सुखम नहीं है? नहीं, दो बातें हैं, क्या सुख मिलता जी, है? दो बातें हैं, जिससे मान भारतीय संस्कृति रही है। बिल्कुल सर, जैसे किसी के पास गाड़ी हुई, पड़ोसी के पास गाड़ी हुई, मेरे पास नहीं हुई, तो हमें तो कष्ट होने लगा, मेरे पास गाड़ी कैसे हुई। लेकिन वही है ना कि संतोषम परम सुखम, एक्नॉलेजमेंट इज हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं हमको ये सोचना, भैया होने दीजिए, हमको भी होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, कहा जाता है प्रतियोगिता से विकास होता है,
तो लेकिन हम संतोष कर लेंगे तो प्रतियोगिता कहाँ है? प्रतियोगिता बिल्कुल, पॉजिटिव करना चाहिए कि यदि उसका घर 2 मंजिला तो हमें 3 मंजिला बनाना है। ये नहीं कि उसका हमारा 1 मंजिला उसका 2 मंजिला उसका गिरा के 1 मंजिला कर ले, ये निगेटिव प्रतियोगिता है। सही है, बिल्कुल प्रतियोगिता सही है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है, सकारात्मक होनी चाहिए, सबसे उससे जरूरी है विकास कि होगा। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका आ रहा है। मतलब इस महामंत्र में आपका विश्वास नहीं, संतोषम परम सुखम है? नहीं सर, अब संतोषम परम सुखम ऐसा नहीं है। सो बताया ना कि हमें भौतिक चीजों को हम ले सकते हैं, लेना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि उसके बाद भौतिक संसाधन जुटाने के लिए हमें आर्थिक स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो बिना अर्थ के जो है, जो भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ गिनाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ तो उसमें एक ही है, और अर्थ के लिए हम जब तक उद्यम नहीं करेंगे या कोई बिजनेस या नौकरी नहीं करेंगे, हमारे पास अर्थ तो आएगा नहीं। अर्थ नहीं आया तो हम संसाधन इकट्ठे कर नहीं सकते। पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है, बट अगर जितनी आवश्यकता है उतना कमाना है। उसके आगे अगर हम संसाधन जुटा रहे हैं तो जरूरी है कि हम विनम्र हों, हम घमंड ना हो, हमें मानवतापूर्वक उसे इस्तेमाल करें। मतलब संतोषम परम सुखम जो भारतीय धारणा नहीं है, नहीं सर, आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, इनकार करते मैं हैं? स्वीकार नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल, अगर संतोष कर लिए इसका मतलब कि आपकी आगे की इच्छाएं खत्म हो जाएगी। आज तो लोग ये चाहते बहुत तो भारतीय दर्शन रहा है। अक्सर गरीब लोगों में इसको कहते हैं, मैंने सुना है कि संतोषम परम सुखम, भाई नहीं मिली जाने तो संतोष करो, वही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन इससे विकास की जो धारा प्रभावित प्रभावित हो जाएगी। हम संतोष करके बैठ जाएंगे तो हम फिर संघर्ष नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर। अगला प्रश्न, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? क्या आपने अपने जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर लिया या कोई इच्छा अभी शेष है? और जीवन में मेरे ऐसा कुछ खास उद्देश्य नहीं है, बस एक उद्देश्य मेरा है कि मैं अपने जीवन को सुखमय ढंग से जी सकूं। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा है। उद्देश्य क्या है जीवन का? आप एक जीवन जी रहे हैं, आप पहले थे नहीं या पता नहीं है, थे तो पता नहीं है, रहेंगे तो हमें पता अभी नहीं है। ये जो हमें वर्तमान मिला है, इस महत्वपूर्ण क्षण का या जीवन का हमारे क्या उद्देश्य है या क्या होना चाहिए आपकी नजर में? जीवन का उद्देश्य मेरी नजर में ये होना चाहिए कि हम अपने समाज को, अपने लोगों को हम सुखमय बनाए, एक समरसता का मतलब हमारा जीवन समाज उपयोगी, समाज उपयोगी, जन उपयोगी। अगर कोई अपने लिए केवल जीता है तो वो जीना नहीं है। हम समाज के लिए, पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए मरे। तो आपका दर्शन है कि हम जिए तो दूसरे के लिए जिए। बिल्कुल, दूसरे के लिए जिए। यही मानव में और जानवरों में फर्क होता है। हम मानव हैं, हमारे पास विवेक बुद्धि, पर ही तस्सरी से धर्म नहीं भाई, आप इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना बिल्कुल। चाहिए। और मैं भी सोचता हूँ कि कहीं न कहीं मैं समाज में, कहीं लोगों के उपकार में या परोपकार या लोगों के सहयोग में अपने आप को मैं संलग्न रखना चाहता हूँ। बाकी वो संसाधन, ये सब चीज़ें, ये कोई उद्देश्य, ये सब उद्देश्य तो फर्जी चीज़ें। जब आप जीवन को सफल नहीं सुफल होना देखना चाहते हैं, बिल्कुल सर। सफलता तो तमाम लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यदि किसी के जीवन में काम नहीं आते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के, तो फिर वो तो सफल है, लेकिन मुझे लगता है सुफल नहीं है। वो सुफल नहीं, उनका जीवन बिल्कुल सफल नहीं। वो सुफल नहीं है। तो आप सफलता नहीं सुफलता की बात। बिल्कुल सर, कोई बड़ी चीजों को संसाधन जुटा लेता है, उसका उद्देश्य था ये, या कहीं तो क्या कोई ऐसी इच्छा आपकी अभी दबी रही है या शेष है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं अभी सामाजिक चीजों में उतना योगदान नहीं कर पाया हूँ, जिसे करना चाहता हूँ। और आगे ये आपके जीवन का मूल उद्देश्य भी है। हाँ, मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल, मैं अकेले अपने लिए मैं नहीं कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य अभी बाकी है, मुझे भी करना है इस चीज़ को। यही तो है जो मानव को मानव बनाता है, पशुता से हमें अलग करता है। क्योंकि पशु प्रवृत्ति क्या है कि वो अपने आप ही चलता रहता है, अपने आप ही खाता है, दूसरे को थोड़े लाके चारा देता है। लेकिन मनुष्य तो कुछ ऐसा करता है, खुद भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता। बहुत नए विचार है आपके, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ आपको। अगला प्रश्न है कि आप किससे डरते हैं? मन में कोई डर या भय है? डर इस टाइप की तो नहीं है सर, लेकिन मुझे एक चीज़ का मुझे डर है सर। किससे?
मैं अपनों को खोने से डरता हूँ। मुझे याद है मैं मेरी पैदाइश बस्ती जिले में एक गांव में हुई। मैं गांव को छोड़ा। गांव का क्या नाम है वो? अमरौली शुमाली, जनपद बस्ती में अमरौली शुमाली। अमरौली शुमाली। सरटोबा गोपालपुर ब्लॉक है। तो वहाँ अपने पढ़ाई लिखाई के समय मैंने घर छोड़ दिया और काफ़ी दिन हो गया मैं अपने गांव पे नहीं जा पाता हूँ, बहुत कम जा पाता हूँ। अब तो जो छोटे से बड़े बच्चे को मैं पहचानता भी नहीं हूँ, जाओ तो बताना पड़ता है। तो मैं लोक सेवक के दायित्व की वजह से भी बिल्कुल मैं निकल गया, सिद्धार्थ में निकल गया। फिर सरकारी जॉब में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, गोरखपुर ट्रांसफ़र हो गया, बलरामपुर में वर्तमान में हूँ, इधर उधर हूँ। मैं सिद्धार्थनगर से हट गया, वहाँ एक अपना समाज था, मैं वहाँ जा नहीं पाता, लोगों से बात नहीं पाती है, मुझे कमी करती है। परिवार को भी सर जो समय देना चाहिए मैं नहीं दे पाया हूँ और इस बात का मुझे खेद भी है और मुझे डर है क्योंकि अकेला व्यक्ति अच्छा नहीं महसूस कर सकता है, सुख में नहीं महसूस कर सकता है, उसको एक समाज लोगों की जरूरत है। क्या भय है आप? मुझे भय है कहीं लोग मुझसे छूट न जाए। मैं देखता हूँ सरकारी नौकरी में ये तो भय का कारण नहीं, चूंकि ये तो होना ही होना है। बिल्कुल सर, लेकिन जरूरत है एक ये तो अपरिहार्य है जिसे हम टाल नहीं सकते। उस घटना की आप बात कर रहे हैं तो ये तो भय का कारण मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक जी ऐसा मुझे लग रहा है जैसे परिवार को समय नहीं दे पा रहे तो परिवार के लोग क्या सर आप जो आप कह रहे हैं सीधा प्रश्न नहीं है, उससे पहले उसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु को टाला जा सकता है, बचा नहीं जा सकता। आपका क्या दृष्टि? बिल्कुल सर, विज्ञान का तो नियम है जो चीजें बनी है वो नष्ट होनी है और मृत्यु तो होना ही होना है। कहते हैं कि हर चीज यहाँ पर अनित्य है। हाँ अनित्य है, बिल्कुल सर। तो मृत्यु को टाला कोई चीज नहीं है जो शाश्वत हो, सब कुछ बिल्कुल सर। और मृत्यु को टालना चांद हो, ब्रह्मांड का कुछ भी हो, यहाँ तक कि आप देखेंगे तो जो ब्लैक होल्स हैं वो भी नष्ट होते हैं। ब्रह्मांड का हर यहाँ पर विज्ञान सिद्ध कर रहा है या करता जा रहा है कि हर चीज जो बनी है वो बिगड़ेगी, जिसका क्रिएशन हुआ है उसका विनाश होता है। यहाँ तक कि एटम भी धीरे धीरे काफी बहुत समय लगता है, लेकिन पियांश वगैरह में वो भी टूट के विभाजित होते हैं। या ऊर्जा जो क्रिएट हो रही है वो फिर डिमोलिश भी होती है, उसका विनाश भी होता है, बिल्कुल वो दूसरे रूप में आती है। सेम वही रूप हमेशा हमेशा नहीं रहता है, बदल जाता है सर। जो भी पैदा हुआ, ये पृथ्वी का समाप्त होना है, सूरज को समाप्त होना है, पेड़ पौधों समाप्त होना है, तो हर कोई समाप्त होता तो व्यक्ति भी समाप्त होना है, यानी मृत्यु तो होनी होनी है। टालने की बात है तो गौतम बुद्ध के पास एक असीम क्षमता थी, एक असीम उनके पास एक ऐसा ब्रेन था, उन्होंने वो टालने तक की बात कर सकते थे, हम तो टालने की बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मृत्यु तो उनका ये कथन है और सर्वविदित है कि मृत्यु को टाला जा सकता है। कुछ समय में मेडिकल साइंस भी टाल ही देता है, लेकिन बचा नहीं जा सकता। उनका स्पष्ट कहना है कि आप मृत्यु से बच नहीं सकते, टाल तो सकते हैं कुछ समय के लिए, तमाम यौगिक विधियां। बिल्कुल सर, जैसा आपने डेवलपमेंट हो गया कि हम टाल तो देते हैं, 10 साल 5 साल और जीवित रह लेते हैं। आजकल देखिए एड्स बीमारी ऐसे जो लाइलाज बनी है, कैंसर लाइलाज बना हुआ है, लेकिन मेडिकल साइंस के विकास से कुछ समय तक डॉक्टर्स टाल देते हैं, बच जाता है, लेकिन वो अंततः बच नहीं पाता। इतने बड़े बड़े डॉक्टर आए, इतने ऋषि मुनि तमाम आए, लेकिन कोई बचा नहीं। मृत्यु के आगोश में एक दिन सोना ही पड़ता है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि क्या आत्मा और ईश्वर होते हैं? नहीं तो क्या तर्क है, क्या दृष्टिकोण है आत्मा और ईश्वर के बारे में? आत्मा और परमात्मा मैं तो नहीं मानता जी। और ईश्वर जिस तरह से लोग बताते हैं कि ईश्वर मंदिरों में है, ईश्वर पृथ्वी को चलाता है, ईश्वर के इशारे से पत्ता हिलता है, ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, इस टाइप की ईश्वर की जो परिकल्पना की गई है, मैं नहीं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईश्वर अगर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति अत्याचार क्यों कर रहा है? इसका मतलब क्या ईश्वर की इच्छा से अत्याचार कर रहा है? तो ये सिद्ध करता है, बिल्कुल तर्कों पे अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल ईश्वर नहीं है। और ईश्वर ना होने के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम मंदिरों की बात नहीं करेंगे क्योंकि मंदिरों में तो समझिए कि एक हिसाब से बहुत सारे लोग का बिजनेस चल रहा है और मंदिरों में अगर क्राइम हो जा रहा है, मैं मानता हूँ कि अगर मंदिर में भगवान है, मंदिरों में जो क्राइम होते हैं, बेविचार होते हैं, अगर भगवान के सामने बेविचार हो रहा है तो क्यों?
अगर मंदिर में भगवान है, मंदिर के सामने ही व्यभिचार हो रहा है, तो मंदिर से दूर क्या होगा? तो ये तमाम सारे ऐसे मेरे पास तर्क हैं। और मैं आपको बताऊं सर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक बड़ी संख्या है भगवान को मानते हैं, खैर उनका अपना मत है, कैसे करते हैं, कैसे वो मानते हैं, उनका अपना आस्था है। लेकिन मैं तर्कों पे देखता हूँ तो मेरे समझ में नहीं आता, इसलिए भगवान को मैं नहीं मानता। पूजा पाठ लोग करते हैं, पूजा को तो वर्क व्यवस्थित कर सकते हैं। हाँ, मैं ध्यान को, योग को मैं सही मानता हूँ, क्योंकि ध्यान केंद्रित करना तो वास्तव में हमारे मेंटल पावर को बढ़ाता है। मेंटल पावर स्ट्रांग होता है तो निश्चित रूप से हम स्ट्रांग होते हैं, बहुत कुछ हमें क्षमताएं मिलती हैं। लेकिन जिस तरह से आडंबर है, जिस तरह से भोग के रूप में भगवान की उत्पत्ति कर दी गई, तमाम सारे देवी देवताओं को बना दिया गया, महिलाओं के लिए सारे त्यौहार बना दिए गए हैं, पुरुषों के लिए तो नहीं बनाया। महिलाओं के लिए, पति के लिए अलग व्रत रहती हैं, भाई के लिए अलग है, बेटे के लिए अलग है, पुरुषों के लिए तो कुछ भी नहीं। और वही महिलाएं सताई भी जाती हैं। ये तो थोड़ा सा शिक्षा का अधिकार मिला है, थोड़ा शोषण कम हुआ है, लेकिन महिलाएं सताई जाती नहीं। तो मैं तमाम सारे कारणों से मुझे आत्मा परमात्मा का समझ में नहीं आता है। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं विश्व के पटल पर, हमारे भारत देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वो एथिस्ट है, वो नास्तिक है, बिल्कुल ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। तमाम ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को नकार दिया, तमाम ऐसे दार्शनिक हैं, तमाम ऐसे राजनेता मिल जाएंगे, ऐसे चिंतक मिल जाएंगे जिन्होंने नकार दिया है। और उनकी मैंने कई किताबों को अध्ययन भी किया है, बिल्कुल उनकी तर्क मेरी समझ में आते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देखा जाए तो आचार्य चारवाक, ये कहते ईसा पूर्व की बात है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भगवान की सत्ता को नकार दिया था, वो नहीं मानते थे। एक इब्न रोशद थे जिनको पूरा कहा कि यावत जीवे सुखम जीवे दुर्गम बिल्कुल। तो ऐसा हम उन्होंने माना, मतलब ईश्वर को नहीं माना है। अब ये इब्न रोशद को तो पूरा कुरान पढ़े थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की सत्ता को नकार दिया। और बहुत सारे लोग हैं, कापरनिकस को तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि कापरनिकस उस समय धर्म गुरुओं ने कहा था कि पृथ्वी नहीं चलती है, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसका चक्कर लगाता है, ये धर्म गुरुओं ने कहा था। कापरनिकस ने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि सूर्य नहीं चलता बल्कि पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। आज जब सूर्य केंद्र है, जिसे आप सभी लोग मानते हैं। लेकिन उस समय की बात है जब कापरनिकस ने ऐसा कहा तो धर्म गुरुओं को बहुत बुरा लगा कि तुमने धर्म के खिलाफ बोला, और उसको बहुत कठोर दंड दिया गया। उनको, उनके जितने अनुयायी थे उनको बहुत कठोर दंड दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, सुकरात है उन्होंने ठुकराया है, मार्टिन लूथर है उन्होंने ठुकराया है, जो बहुत बड़े राजनेता हुआ करते थे। चार्ल्स डार्विन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, विकासवाद का सिद्धांत हाँ दिया उन्होंने। इसके बाद रामासामी पेरियार अपने भारत देश के थे, तमिलनाडु के, साउथ इंडिया के थे, वहाँ पे बहुत आदर सत्कार उनका होता था। उन्होंने एक अलग जगाया था, उन्होंने आडम्बर के खिलाफ में, धूमपाखंड के खिलाफ में, ये जो कथित तौर पे ईश्वर बनाया गया है, इसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा उन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाया था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो अपने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने नहीं माना। शहीद भगत सिंह जो सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो जो है उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। और वास्तव में जब वो जेल में बंद हो गए थे तो बहुत सारे लोग उनसे सवाल करते रहते थे कि ईश्वर क्यों नहीं मानते, क्योंकि काफी लोग मानते हैं तो ना मानने वालों की संख्या कम है, तो लोग सवाल खड़ी करते हैं भाई ऐसा क्यों। उन्होंने तो जेल में ही किताब लिख दिया था, वो सब शीर्षक दिया था मैं नास्तिक क्यों हूँ, और वो पाकिस्तान में किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था उस समय। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी इधर देखा जाए तो एक महामनुष्य रामस्वरूप वर्मा के मैं नाम लेना जरूर चाहूँगा, जो अजक संघ के संस्थापक थे और यही कानपुर के रहने वाले थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और वो राजनीति में भी थे, वो सामाजिक चिंतक थे, बहुत सारी किताबों के लेखक थे। उन्होंने समता का, बंधुत्व का एक बहुत बड़ा पैमाना दिया और उन्होंने समाज में जितने पाखंड है, शोषण है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद किया। तमाम अपने कलम के माध्यम से, अपने दौड़ धूप करके किया। उनका मानना था कि 6 चीजों में बराबरी होना बहुत जरूरी है, उठना बैठना, खाना पीना और चलना फिरना। इन चीजों में बहुत जरूरी है कि समानता हो। अगर 6 चीजों में समानता है तो व्यक्ति समान है, समानता की बात किया और उन्होंने भी ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। इसके अलावा आप देखेंगे तो संत कबीर रहे, उन्होंने भी
इस प्रकार के ईश्वर का बहुत खंडन किया। तमाम सारे धर्मों में जो पाखंड है उसका उन्होंने विरोध किया था। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, महर्षि कपिल मुनि मिल जाएंगे जिन्होंने जो है बिल्कुल वैज्ञानिक अपना भाव दिखाया था, सांख्य दर्शन उन्होंने दिखाया था। तो इस टाइप की बहुत बड़ी संख्या है जो बड़े बड़े मतलब अध्ययन किया है लोगों ने, तर्कों की बात किया है, ईश्वर नहीं मानते। तो मेरा अपना खुद भी मैं बिल्कुल तार्किक हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तर्कों की बात अच्छा लगता है, इसलिए मैं ईश्वर और आत्मा परमात्मा को नहीं रेशनलिस्ट हैं आप? रेशनलिस्ट है। अच्छा, एक प्रश्न और है इसी से संबंधित कि पुनर्जन्म में क्या विश्वास करते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? बिल्कुल सर, पुनर्जन्म का कोई मतलब ही नहीं। जब आत्मा परमात्मा को नहीं मानते तो पुनर्जन्म को विश्वास करने की कोई औचित्य ही नहीं होता है। बिल्कुल पुनर्जन्म मेरे ख्याल से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या ऐसा कोई तर्क नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। हर चीज समाप्त होता है, तो जब हमारा शरीर समाप्त होता है तो वहीं पे जो हमारा मन भी वहीं पे समाप्त हो जाता है। मेरे ख्याल से पुनर्जन्म नहीं होता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। भस्मीभूत शरीरस्न पुनर्गमनम। जी जी यावत् जीवे सुखम जीवे ऋण कृतो अकृतम जीवे। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर ही घी पियो। नहीं, खैर वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी हो, जिंदगी बढ़िया होनी चाहिए, सुख में होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, मानवता समता बहुत ही आवश्यक है तक जो समाज के लिए काम करता है। मतलब पूर्णतः इसमें आप विश्वास नहीं करते कि यावत् जीवे सुखम जीवे? नहीं सर, मैं पुनर्जन्म को नहीं विश्वास करता। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक भारत में, आधुनिक दुनिया में, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ग्लोबल विलेज की धारणा पैदा की जा रही है, वैश्विक गांव की बात की जा रही है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारे देश का नारा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, युवा हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं, वो आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। तो कुछ खास चीज़ें युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे स्वास्थ्य पे ध्यान दें। मैं स्वास्थ्य की बात दोहराता रहता हूँ क्योंकि मैं स्वास्थ्य से थोड़ा जागरूक हुआ और कुछ सीखा। बिल्कुल, स्वास्थ्य तो बिल्कुल वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। बिल्कुल आज से भी बच्चे जो अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं, तमाम प्रकार के अस्वस्थ रह रहे हैं, तो वो आगे क्या करेंगे, कुछ संभावना नहीं हो सकती। तो स्वास्थ्य ध्यान देना है और ये उनको ये ताकि बनना, ये सोचना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और बहुत जरूरी है कि वो समता बंधुत्व की, यदि आपने जो कहा विश्व बंधुत्व की भावना, मानव से मानव का प्रेम, समानता, भाईचारा, प्रेम बहुत जरूरी है। इसको अपना करके आगे चलना है। इसको अपना के आगे चलेंगे तो एक बहुत अच्छी जिंदगी को पाएंगे। वसुधैव कुटुम्बकम जो भारत का बिल्कुल सर नारा भी है, हमारे संस्कृति की पहचान है। इससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे देश का निर्माण होगा, देश का अच्छे से विकास होगा, लोग सुखी रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है उस पर ध्यान देना। बहुत अच्छा, आपने बहुत बेबाकी से, बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रश्नों का उत्तर दिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नए अंक के साथ और नई हस्ती के साथ। धन्यवाद बहुत बहुत वर्मा जी, आपका धन्यवाद।